अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक है? आज ये ज़रा इंटरनेट की वजह से मुझे भी नहीं पता था, मेरा ख़्याल है आप लोगों को भी नहीं पता था। कोई आखिरी टाइम में ऐसी न्यूज़ आई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए हम। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था डेट और इक्विटी के बारे में। सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस हमारा चैप्टर है। सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस का मतलब व्हेन अ कंपनी नीड्स कैपिटल द कंपनी हैज़ फ्यू ऑप्शंस और वो कौन-कौन से ऑप्शंस हैं वो हमने पढ़े थे। जो बेसिकली 2 ऑप्शन है वो है डेट और इक्विटी और तीसरा एक मिक्स टाइप है जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं कैपिटल। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल है जो कंपनी रेज़ कर सकती है। फिर हमने ये भी देखा था कि इनमें से डेट के क्या फ़ायदे हैं और डेट के क्या नुकसानात हैं। पहले तो इनके हमने डिफरेंसेस देखे थे, फिर डेट के फ़ायदे देखे थे और नुकसानात भी और इसी तरह इक्विटी के भी फ़ायदे नुकसानात देखे थे। To give us a picture of how the companies go for financing and why and how should the companies go for financing, उनको क्या फाइनेंस करना चाहिए। तो हमने इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे जिसमें एक टैक्स शील्ड का कॉन्सेप्ट था, तो शायद मैंने पहले भी आपको बताया था बट वो भी आपको याद होना चाहिए और थोड़ा-सा हमने आईपीओ के कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज़ किया था, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप को भी पढ़ा था, ये कैसे होती है। तो ये हमने काफ़ी हद तक ये बहस इसके ऊपर हमने वीडियोज़ भी देखी थी, एक वीडियो पूरी नहीं हो सकी थी, वो आज मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक यूट्यूब नहीं चल रहा। तो जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो अभी तक नहीं चल रही और वो वीडियो भी आपने देखी थी, 2-3 वीडियोज़ देखी थी और अब आज हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि कंपनी ने चलें फैसला कर लिया कि उसने डेट या इक्विटी में से क्या रेज़ करना है। दोनों के फ़ायदे नुकसानात और अगेन वही बात कि अपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कंपनी डिसाइड करेगी वेदर इट वांट्स डेट और इक्विटी। ठीक है, फिर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का भी है, आपको याद होगा, वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे उसकी थ्योरीज़। लेकिन फिलहाल आपको ये थोड़ा बहुत याद होगा कि कंपनी एक डेट और इक्विटी का मिक्सचर बना के रखती है, जो उसके लिए आइडियल होता है। अच्छा नाउ मूविंग, कंपनी ने फैसला कर लिया कि जी हमें डेट चाहिए। हमें जो भी रीज़न है, सस्ता चाहिए या हमारा ऑलरेडी इक्विटी ज़्यादा है, ब्ला ब्ला व्हाटएवर द रीज़न इज़, द कंपनी हैज़ फाइनली डिसाइडेड दैट इट वांट्स टू रेज़ डेट। ठीक है? अब डेट के अंदर कंपनी के पास क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? तो ये जो आपके सामने कुछ लिखी हैं, ये 3 बेसिक ऑप्शंस जो कंपनी के पास डेट की फॉर्म में मौजूद हैं, उनमें से नंबर 1 इज़ बैंक लोन्स। कंपनी का एक बैंक होता है, बल्कि एक से ज़्यादा भी बैंक्स होते हैं कंपनीज़ के और वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं उनके, उसमें लाखों करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की बल्कि ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं और कंपनीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट कस्टमर ऑफ द बैंक्स और बैंक्स जो है वो कंपनीज़ को मैक्सिमम अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज़्यादातर पैसा तो कंपनीज़ का ही होता है बैंक्स के पास। तो आपको जब पैसों की ज़रूरत है, तो आप सिंपली अपने बैंक के पास जाएँ या किसी भी बैंक के पास जाएँ। अपने के पास जाना इसीलिए बेहतर होता है क्योंकि अपने से हमें मिलने की तवक्को ज़्यादा होती है क्योंकि दे नो अस एंड वी हैव अकाउंट्स और इन देयर बैंक्स और हमें मतलब दे नो अस और वो हमारी हिस्ट्री को भी जानते हैं, दे आर वेरी सैटिस्फाइड विद अस। तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से हमें लोन ईज़िली मिल जाएगा। बट इवन इफ योर बैंक इज नॉट एक्सटेंडिंग द लोन, आप किसी और बैंक के पास जा सकते हैं जो आपको अपना कस्टमर बनाने के लिए हो सकता है कि एक्स्ट्रा कोई लुक्रेटिव ऑफर्स कराए। बट इन एनी केस वन सोर्स इज बैंक लोन। तो बैंक लोन्स का आपको प्रोसेस पता है, यू जस्ट नीड टू राइट एन एप्लीकेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दें और जिस तरह हमें जब लोन चाहिए होता है तो एक सैलरी स्लिप आपको देनी होती है और आईडी कार्ड देना होता है, स्टेटमेंट देनी होती है एटसेट्रा, तो वेल्थ स्टेटमेंट या इस तरह रिटर्न्स वगैरह। तो सॉरी, इसी तरह आप बैंक्स की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और अब बैंक क्या करेगा?
ये बेसिकली पॉइंट इतना एक्सटेंसिव है तो नहीं, लेकिन इसमें एक एक्सटेंसिव बात जो आती है, बैंक भाई आपका एक क्रेडिट चेक करेगा। बैंक आपका एक क्रेडिट चेक करेगा और उस चेक के मुताबिक बैंक आपके 5 सीज देखेगा। ठीक है, ये 5 सीज होते हैं जी, 5 सीज ऑफ क्रेडिट। ये बात समझने वाली थी कि बैंक आपका अब क्रेडिट आपको क्रेडिट देना है या नहीं, उसके लिए बैंक देखेगा जी 5 सीज आपके। अब वो 5 सीज क्या है? 5 सीज ऑफ क्रेडिट, इसमें करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशंस स्लैश कोवेनेंट्स एंड कोलैटरल। ये है जी वो चीजें जो बैंक देखना पसंद करेगा। बैंक वुड सी द 5 सीज आपको लोन देने से पहले या किसी को भी लोन देने से पहले। ये एक बड़ा बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी इंसान को या कंपनी को लोन देने के लिए कि आप उसके 5 सीज चेक करें। नंबर 1 इज करेक्टर। करेक्टर का यहाँ पे मतलब आप ये नहीं कि आप नमाजी परहेजी हैं, टोपी पहनते हैं, तस्बीह हाथ में पकड़ते हैं और नमाज रख पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, एक्सेट्रा, ये नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्टर वी आर आस्किंग। या एक बंदा बहुत सच्चा है, एक बंदा झूठा, इसको तो देना ही नहीं। हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये करेक्टर देखते हैं कि यार ये बंदा जो है झूठा आदमी है, या ये नहीं अच्छा ये नमाजें नहीं पढ़ता, या ये नेक है कोई बंदा। But this is not the character that the banks will be looking for. Character here means the past record, the past record of the borrower, वो पास्ट में लोन देने के मामले में कैसा है, उसकी पास्ट देखें, उसका पास्ट देखें, हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट देखें, और उसने पास्ट में आपको लोन वापस टाइम पे किया नहीं किया, कितना किया, कब किया, कैसे किया। तो ये सारी बातें जो है ये आपने पास्ट में उसकी पास्ट में देखनी है। और अगर तो वो बंदा या कंपनी दे यूजुअली पे द अमाउंट ऑन टाइम एंड पे द फुल अमाउंट, तो उनका करेक्टर बहुत अच्छा है। और अगर वो टाइम पे नहीं देते, अमाउंट भी पूरी नहीं देते और टाइम पे भी नहीं देते, तो उनका करेक्टर ढीला है, जिसको हम कहते हैं ढीला करेक्टर, मतलब देयर करेक्टर इज नॉट गुड रिगार्डिंग द पेमेंट। तो करेक्टर हियर मींस पास्ट रिकॉर्ड। आपसे भी अगर कोई उधार मांगता है बेटा, तो आप देखते हैं यार इसने पहले भी मांगा है, ये टाइम पे दे देता है, इसने कभी तंग नहीं किया, तो आप उसको दे देंगे क्रेडिट। इसी तरह अगर आपकी दुकान है, जिस तरह आप में से कई बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप लोग भी देखते हैं कि जो आपसे क्रेडिट टाइम पे आपको दे देता, वापस आप उसको देते वक्त नहीं झिझकते कि ठीक है यार ये तो दे देता है। सो नंबर 1 इज करेक्टर। नंबर 2 कैपेसिटी। यार एक बंदे का करेक्टर बहुत अच्छा है, वो पास्ट में बहुत टाइमली देता गया है, हमेशा देता आया है पैसे, लेकिन कल की बेस पे आप इसकी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को अगर कर रहे हैं बेस, तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट। आप इसकी बजाय करेक्टर भी देखें चले साथ, लेकिन उसकी कैपेसिटी भी देखें कि उसकी लोन पेइंग एबिलिटी है या नहीं। कैपेसिटी हियर मींस लोन रीपेइंग एबिलिटी। उसके लिए आप उसके एसेट्स देख सकते हैं, उसकी कैश सिचुएशन देख सकते हैं, लिक्विडिटी देख सकते हैं, उसकी लीवरेज तो नहीं खैर, लेकिन उसकी लिक्विडिटी, कैश पोजीशन और उसके एसेट्स देख सकते हैं। तो ये आपने कैपेसिटी मींस कैरेक्टर के साथ साथ आपने उसकी एबिलिटी, पास्ट रिकॉर्ड एंड द एबिलिटी टू पे द लोन नाउ, अब उसकी क्या एबिलिटी है। दो बातें हो गई जी। तीसरी बात जो आपने देखनी है यहाँ पे, अब काफी नहीं, एक बंदे का कैरेक्टर भी अच्छा हो सकता है, एक बंदे की कैपेसिटी भी है, लेकिन आपने उसका प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर भी देखना है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर मींस आपको बताया था लास्ट टाइम भी, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ डेट एंड इक्विटी,
यानी उसका प्रेजेंटली कितना डेट मौजूद है उसके पास। अगर उसका प्रेजेंटली डेट बहुत ज्यादा है तो बेशक उसका करेक्टर भी अच्छा है, कैपेसिटी भी अच्छी है, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि वो आपका लोन पे ना कर सके, क्योंकि दैट कंपनी और पर्सन ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ डेट, और वो पहले दूसरों का डेट पे ऑफ करेगा, फिर आपका आएगा, फिर आपकी बारी आएगी ना। तो इसीलिए उसका प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपने देखना है। तो 3 बातें हो गई जी, पास्ट रिकॉर्ड, एबिलिटी एंड डेट सिचुएशन प्रेजेंटली। चौथी बात, आप अगर करेक्टर नहीं भी ठीक, कैपेसिटी नहीं भी है, कैपिटल नहीं भी है, आप फिर भी इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पैसे पे किए जा रहे हैं। तो कैसे? आप उसके ऊपर कोई कंडीशंस या कोवेनेंट्स लगा दें। क्या वो आपको कोई कंडीशंस या कोवेनेंट्स लगाने की इजाजत दे रहा है? अगर दे रहा है या दे रही है कंपनी, तो क्या कंडीशन आप लगा सकते हैं, कितनी कंडीशन लगा सकते हैं, ये कंडीशन होती क्या है और क्यों लगाई जाती है, ये इंश्योर करने के लिए लगाई जाती है या प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए लगाई जाती है कि आप पैसे भी पे हो जाएंगे। तो आप कुछ इस तरह की अगले पे कंडीशंस लगा दें कि अगला आपके पैसे देने के काबिल हो जाए। इसमें बेहतरीन एग्जांपल जो आप बचपन से सुनते आए हैं वो है आईएमएफ का। आईएमएफ क्या करता है, या कोई भी कंट्री या कोई भी बैंक अगर इंटरनेशनल है, वो किसी मुल्क को जब क्रेडिट देता है, लोन देता है, तो कंडीशंस लगा देता है। अब वो कंडीशंस किस तरह की है? फॉर एग्जांपल, आपने बिजली महंगी करनी है, आपने सब्सिडी खत्म करनी है, आपने पेंशन कम करनी है, तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। अब ये सारी बातों से उसको क्या फायदा है? जब आप ये सारे अखराजात कम करेंगे या टैक्स बढ़ाना है तो और रेवेन्यू बढ़ाएंगे, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप आईएमएफ का या किसी भी इंटरनेशनल फंड का पैसा वापस कर सकेंगे। तो ये कंडीशंस लगाने से वो बेसिकली अपने फंड को सिक्योर कर रहे हैं, अपनी रीपेमेंट को या इंटरेस्ट पेमेंट्स को सिक्योर कर रहे हैं। तो इसी तरह कंपनीज क्या कंडीशंस लगा सकती हैं, बैंक्स क्या कंडीशंस लगा सकते हैं कंपनीज पे, क्या आपने डिविडेंड नहीं देना, या आपने इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं देना, आपने फला फला जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, आपने कोई नया एसेट नहीं खरीदना। तो इस तरह की कंडीशंस हो सकता है बैंक लगा दे किसी कंपनी के ऊपर। और फाइनली, अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है, अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है, स्टिल यू कैन एक्सटेंड क्रेडिट, आप फिर भी लोन दे सकते हैं। यानी बैंक लोन दे सकता है किसी भी कंपनी को अगर दे आर ऑफरिंग कोलेट्रल, और कोलेट्रल का मतलब है सिक्योरिटी। कोलेट्रल मींस सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन इन फॉर्म ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एसेट। कोई एसेट आप जिसको हम उर्दू में कहते हैं गिरवी रखवा देना, और अंग्रेजी में हम इसको सिक्योरिटी के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो सिक्योरिटी रखवा दें, और करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन सब कुछ बाढ़ में जाए जी, सब कुछ खत्म हो गई। अगर आप कोलेट्रल रखवा दें उतनी अमाउंट का या उससे ज्यादा अमाउंट का, या एक खातिर ख्वाह अमाउंट का, तो अगले को सिक्योरिटी मिल जाती है बैंक को कि यार ये मुझे पैसे अगर नहीं भी देता तो मैं अपने पैसे इसके कोलेट्रल से पूरे कर लूंगा। तो कोलेट्रल में अब दो किस्म के कोलेट्रल होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मॉर्गेज एंड प्लेज। ये दो किस्म के कोलेट्रल होते हैं। कोलेट्रल एक ब्रॉड टर्म है, उसके आगे दो टाइप्स है, मॉर्गेज एंड प्लेज। मॉर्गेज इज अ कोलेट्रल व्हिच इज a security against a fixed property, land, building, etc. ठीक है। और pledge जो है, that is a security against a movable property, jewelry, furniture, etc. मशीन। अब मशीन जितनी बड़ी भी हो, टनों के हिसाब से भी हो, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो मूवेबल नहीं है, सर ये तो हिलती नहीं अपनी जगह से, इसको कोई हिला नहीं सकता। बेटा वो आखिर उस जगह पे भी तो किसी ना किसी तरह पहुंची ना, तो दैट इज मूवेबल।
व्हीकल्स हो गई आपकी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो ये चीजें जो है, ये प्लेज अगर ये रखवाई जाए कोलेटरल के तौर पे तो ये प्लेज है, और अगर फिक्स प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा रखवाई जाए तो वो मॉर्टगेज है। अब ये थी जी 5 सीज ऑफ क्रेडिट, और 5 सीज ये आपको पढ़ाया क्यों है, ये बेसिकली बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, कि बैंक ने ये 5 चीजें तय करनी है। तो ये आपके लिए यानी कंपनी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने ये 5 चीजें पूरी करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक बैंक या किसी से भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो वो आपकी ये 5 चीजें देखेंगे। आपको ये 5 चीजें पूरी करके जाना चाहिए बैंक में, और तभी आपको लोन मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग माइक माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन आप लोगों के लिए रखी है, वो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चले जी, ठीक है जी। ये तो था लोन। बैंक से आप लोन ले सकते हैं, एंड दे विल सी दीज 5 सीज ऑफ क्रेडिट, आपको इनके केस मैयर करेंगे, और फिर आपको लोन कितना देना है, देना नहीं देना है, एक्सेट्रा, ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट, डेट के अंदर दूसरा ऑप्शन क्या है? डेट के अंदर दूसरा ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट क्या है जी? ओवरड्राफ्ट भी आप लोगों को पता है, टाइम जाया नहीं करता, जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करता हूँ, कि आप बजाय इसके नया लोन लें, आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक है, आप उसके साथ ही आपका एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपको, और उस फैसिलिटी के मुताबिक, इसको एक्सटेंडेड फैसिलिटी भी कहते हैं, आप अपनी अकाउंट से ज्यादा या एक लिमिट तक आप खर्च कर सकते हैं, यानी बैंक के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं, विदाउट बीइंग आस्क्ड फॉर मनी। यानी अगर आपके अकाउंट की लिमिट या आपके अकाउंट में पैसे ₹1,00,000 है, तो आपका बैंक आपको लाख के बाद डिनाई नहीं करेगा, वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रेडिट दे देगा, 1,10,000 20,000 जितनी भी आपके साथ उसके साथ फैसिलिटी एग्रीड अपॉन है। ऑब्वियसली वो उस पर इंटरेस्ट भी लेंगे, आपको वापस भी करनी होगी कुछ दिनों में या महीने में, जितना भी टाइम है, बट ये भी एक फैसिलिटी है, और इसको भी लोन ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हाँ, इसका फायदा क्या है कि आपको अलहदा से अप्लाई नहीं करना पड़ता, और टाइम से बच जाते हैं, वो सारी हैसल से बच जाते हैं आप लोग। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये बड़ी थोड़ी फैसिलिटी होती है थोड़ी पेमेंट्स के लिए, और ये बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट डेली के हिसाब से पड़ता है, और ये बड़ी छोटी देर थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, तो इसीलिए ये फैसिलिटी छोटी पेमेंट्स के लिए अच्छी है, बट बड़ी अमाउंट्स के लिए अच्छी यूजफुल नहीं है। चलें जी, ये दो तो हो गए। अब बढ़ते हैं डेट के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स की तरफ, विच इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। बेटा वेलकम बैक जी। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अब हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेट कैपिटल फॉर द कंपनीज, विच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है जी, ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इनको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि शायद सबसे ज्यादा कैपिटल का रेज करने का मेथड है, सबसे ज्यादा कैपिटल रेज करने का मेथड, और इसकी टाइप्स भी बहुत ज्यादा है, बड़ी मजे मजे की भी टाइप्स हैं, और ये आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। तो सबसे पहले, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड होता क्या है? ठीक है, आप लोगों ने इसको ना डिबेंचर की एक टूटी फूटी शक्ल में पढ़ा होगा। बेटा जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं ना, तो या तो वो डेट पे जाती है, इक्विटी पे, ये बहस हो गई,
दूसरी बात ये कि अब डेट में भी उसके बाद दो ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? नंबर वन, लोन या ओवरड्राफ्ट। ये अपने बैंक से लेगी कंपनी, यानी बैंक ही आपको ओवरड्राफ्ट देगा या लोन देगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, बैंक आपको रिफ्यूज कर देता है। बैंक रिफ्यूजेस। जी अब आ रही है आवाज? ये बेटा ये आवाज आ सर रही अब है? ठीक है। जी सर अब ठीक है, आपकी आवाज़ पहले नहीं थी, जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड का बता रहे थे ना तब नहीं थी आ रही। आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। अच्छा जी। तो अ, अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आप बैंक के पास जाते हैं, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस बैंक आपको डिनाई कर देता है लोन। क्यों? आप 5 Cs के ऊपर पूरे नहीं आए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आपका कोई एक सी जो है वो वीक था, तो आप लोग और बहुत वीक था। दूसरी बात ये हो सकता है बैंक के पास पैसे ही ना हो इतने, आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और बैंक भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, सारा पैसा उनके पास थोड़ी है दुनिया का। तो बैंक्स भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और उनके पास हो सकता है पैसा हो भी ना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? शेयर कैपिटल आप यानी इक्विटी आप रेज नहीं करना चाह रहे, बैंक ने आपको रिफ्यूज कर दिया है, तो अब आपके पास एक ही जरिया रह गया है, और वो है कि लोगों से भीख मांगे। भीख भीख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भीख किससे मांगी जाती है? पब्लिक से। यानी पब्लिक से हम मांगने को कहते हैं कि जी भीख मांगी जा रही है। तो बेसिकली भीख तो नहीं, आप उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं। आप अब पब्लिक के पास जाएंगे। नाउ द ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद इज द जनरल पब्लिक, द इन्वेस्टर्स, द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप उनको कहेंगे कि आए हमें उधार दें, और बदले में आप हमसे ये रिटर्न इस मेच्योरिटी के साथ, इस इंटरेस्ट रेट पे, इस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस ले लें। तो बेसिकली बॉन्ड क्या होता है? तो आप करते क्या है, आप उस सारे कैपिटल को जो आप रेज करना चाह रहे थे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और इक्वल हिस्सों में, और हर एक हिस्से को कह देते हैं कि ये एक बॉन्ड है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम एक बॉन्ड तो खरीदना पड़ेगा, यानी अगर आपने हमें लोन देना है तो कम से कम इतना लोन तो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड अगर 1000 रुपए का है और कंपनी को टोटल चाहिए लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? 100 बॉन्ड इशू कर देगी 1000 1000 रुपए के। अब जिसने भी कंपनी को लोन देना है या इन्वेस्ट करना है, वो कम से कम 1000 रुपया तो इन्वेस्ट करेगा, यानी एक बॉन्ड तो लेगा। अब जिसने जितने बॉन्ड लेने हैं वो उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक है, और उसकी मर्जी है। तो जैसे जब वो बॉन्ड्स ले लेंगे, वो बॉन्ड्स होता क्या है? वो बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर आप उसका इंडेंचर भी पढ़ें तो बॉन्ड्स बेसिकली उनकी वर्डिंग भी ऐसी होती है कुछ, कि बॉन्ड एक एग्रीमेंट है या एक एक्नॉलेजमेंट है फ्रॉम द कंपनी टू द इन्वेस्टर, कि आपने हमें इतना पैसा दिया है, यानी जो उसके ऊपर वैल्यू उसकी होगी, पार वैल्यू कह लें या जो भी मार्केट वैल्यू, वो बात का कॉन्सेप्ट है कि इतना पैसा हमें दिया गया है, और उस पे इतना इंटरेस्ट रेट हम देंगे, उसकी इतनी मेच्योरिटी है, और अगर कोई स्पेशल फीचर्स हैं जो आगे हम देखेंगे तो ये वो फीचर्स हैं, ठीक है। और ये आप कह लें कि ये जिस तरह शेयर्स भी होते हैं, शेयर्स भी एक एक्नॉलेजमेंट ही होती है। तो बेटा ये जो है बॉन्ड होता है, और बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड टू द पब्लिक।
ठीक है, इसकी वर्किंग शेयर्स की तरह ही कह लें। शेयर्स में भी आप ऐसे ही करते हैं, कैपिटल को हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, शेयर कहते हैं, लेकिन उससे ओनरशिप मिल जाती है, इससे ओनरशिप नहीं मिलती बल्कि डेट मिल जाता है। ठीक है, ठीक। चले, अब कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करना। ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू यानी जनरल पब्लिक के थ्रू हमने पैसे रेज करने हैं। तो कंपनी के पास अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 1 ऑप्शन इज डिबेंचर। आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको बेसिकली बॉन्ड और डिबेंचर एक ही चीज आप लोगों ने पढ़ी है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। डिबेंचर, बॉन्ड एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। डिबेंचर एक क्लासिक बॉन्ड है विच हैज नो स्पेशल फीचर्स। एक आम सीधा सादा सा बॉन्ड डिबेंचर कहलाता है। और आम सीधा सादा सा बॉन्ड क्या है, जिसमें एक पार वैल्यू है, एक रिडम्पशन वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है, मैच्योरिटी डेट मेंशन्ड है, बस। तो एक सीधे साधे बॉन्ड को जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चालाकियां नहीं है, उसको हम डिबेंचर कहते हैं। ठीक है, तो कंपनीज के पास ऑप्शन है कि वो बगैर किसी स्पेशल फीचर के बॉन्ड इशू कर सकती है, तो उसको वो डिबेंचर कहेंगे। ठीक है, अब मैंने बात की स्पेशल फीचर की, तो क्या हो सकते हैं जी स्पेशल फीचर। अब हर जो आगे टाइप आप देख रहे हैं लिखी हुई, बहुत से टाइप्स हैं, सैकड़ों टाइप्स हैं। हमने कोई 10-12 वो वाली लिखी है जो कि ज्यादातर यूज होती है। तो अब हर टाइप जो है वो बेसिकली उस एक स्पेशल फीचर या क्वालिटी की बिना पे है। ठीक है, हर बॉन्ड का एक स्पेशल फीचर होगा या क्वालिटी होगी, उसके अगेंस्ट आपको एक बॉन्ड की टाइप मिलेगी। जिस तरह कॉलेबल बॉन्ड, अच्छा बेटा ये 1 मिनट रह गया है, तो आप इसके बाद ना दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जिस तरह कॉलेबल बॉन्ड है, कॉलेबल बॉन्ड जिसको बुलाया जा सकता है, कौन बुलाएगा? कंपनी बुलाएगी। क्यों बुलाएगी? रीपेमेंट के लिए। तो स्पेशल क्या है इसमें कि मैच्योरिटी डेट से पहले बुला सकती है, यानी द कंपनी कैन पे ऑफ दिस बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट। कंपनी के पास एक ऑप्शन है, जब ये बॉन्ड बना या ये बॉन्ड जब इशू हुआ तो बताया गया कि ये कॉलेबल है, यानी इस टाइम के बाद। जी बेटा, तो मैं आपको कॉलेबल बॉन्ड के बारे में बता रहा था। और अच्छा, चले जी। So callable bonds are the bonds that can be called upon by the company for repayment before the maturity date। यानी अगर एक बॉन्ड जब इशू किया गया 5 साल का था, लेकिन साथ उसके ये भी मेंशन था कि ये 2 साल बाद कॉलेबल हो जाएगा, यानी 2 साल बाद कंपनी की मर्जी है कि वो उसको सारे का सारा रीपे कर ले। ठीक है, और अगर कंपनी की मर्जी नहीं है, यानी वो नहीं कॉल करना चाहती, तो वो 5 साल तक ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक फीचर है एक्स्ट्रा जो कि इस बॉन्ड को कॉलेबल बॉन्ड बना देता है। यानी डिबेंचर अब वो नहीं रहा, आम बॉन्ड नहीं रहा, बल्कि एक कॉलेबल बॉन्ड बन गया। इसी तरह एक ऑप्शन, अगर यही ऑप्शन मैच्योरिटी से पहले पे ऑफ करने की या खत्म करने की ऑप्शन अगर इन्वेस्टर को दे दी जाए, यानी अभी तो हमने कंपनी को दी थी ना जिसने इशू किया बॉन्ड, अगर यही ऑप्शन इन्वेस्टर को दे दी जाए तो ये बॉन्ड कहलाएगा पुटेबल बॉन्ड। यानी द इन्वेस्टर कैन पुट द बॉन्ड ऑन द टेबल फॉर रीपेमेंट। यानी अब इन्वेस्टर अगर चाहे तो वो साल 2-3 जितना भी मेंशन होगा टाइम,
उसके बाद यानी मैच्योरिटी से पहले वो बॉन्ड को कैश करवा सकता है, यानी पैसे अपने वापस करवा सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है बाकी टाइम का वो इंटरेस्ट तो नहीं लेगा फिर, लेकिन ये एक ऑप्शन अगर दे दी जाए तो ये बॉन्ड पुटेबल बॉन्ड कहलाया जाएगा। ठीक है जी? कॉलेबल और पुटेबल एक ही चीज़ है, बस एक में ऑप्शन कंपनी के पास है, दूसरे में ऑप्शन इन्वेस्टर के पास है। फिर तीसरी टाइप सिक्योर्ड बॉन्ड और चौथी इसी में बन जाती है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। मॉर्टगेज बॉन्ड भी सिक्योर्ड बॉन्ड का ही दूसरा नाम है। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा कोलैटरल वाली बात, मॉर्टगेज भी उसमें आपने देखा। अगर एक बॉन्ड के साथ कोलैटरल या मॉर्टगेज मौजूद है, तो वो सिक्योर्ड बॉन्ड कहलाएगा या मॉर्टगेज बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है? तो कोलैटरल वाला बॉन्ड यानी अगर उसके साथ सिक्योरिटी मौजूद है, कोलैटरल मौजूद है, तो वो सिक्योर्ड बॉन्ड है। अगर कोलैटरल नहीं है, तो वो अनसिक्योर्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ी कॉमन सेंस मैं आप लोगों की जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार सिक्योर्ड ही क्यों नहीं सारे ले लेते? तो भाई सिक्योर्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, याद रखिएगा। ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। अगर कोई अनसिक्योर्ड बॉन्ड ले रहा है तो उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, उसको ये लालच होता है। जो सिक्योर्ड बॉन्ड लेगा उसको रिटर्न तो कम मिलेगा, लेकिन उसको सिक्योरिटी का लालच होता है कि चलो मुझे एक सिक्योरिटी मिल रही है। तो इसीलिए ये आपने बात खुद ही ज़हन में रखनी है। इसी तरह अगर आप कॉलेबल बॉन्ड दे रहे हैं तो आपको या पोर्टेबल बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं, कॉलेबल बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं, कंपनी अगर इश्यू कर रही है, तो वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रखेगी, क्योंकि वो अपने पास एक एक्स्ट्रा चीज़ रख रही है कंपनी। लेकिन पोर्टेबल बॉन्ड की बारी इंटरेस्ट रेट कम रखेगी, क्योंकि इन्वेस्टर को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ये कॉमन सेंस आपने खुद ही लगानी है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट सीनियर या सबऑर्डिनेट बॉन्ड या लोन भी इसको कहा जाता है। भाई जिस तरह नाम से ही आइडिया हो रहा है, सीनियर बड़ा, यानी बड़ा बॉन्ड, सबऑर्डिनेट छोटा बॉन्ड। यहाँ पे सीनियर और सबऑर्डिनेट बड़ा और छोटा नहीं है, ये कोई ओहदा नहीं है। यहाँ पे सीनियर और सबऑर्डिनेट टाइम के हिसाब से है, अमाउंट के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से सीनियर या सबऑर्डिनेट होगा कोई बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड पुराना है, यानी उसकी इशू डेट पुरानी है, तो वो सीनियर बॉन्ड कहलाता है। और जो बाद में इशू होता है उसके, वो सबऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। बेशक पहले वाला 10 रुपए का बॉन्ड और बाद वाला 1000 का क्यों ना हो, लेकिन सीनियोरिटी यहाँ पे टाइम ऑफ इशू के हिसाब से। तो ये हम टर्म यूज करते हैं रीपेमेंट जब होती है ना, तो रीपेमेंट में सीनियर बॉन्ड्स आर पेड फर्स्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट। तो ये आपको यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ती है कि कौन सा बॉन्ड सीनियर है, कौन सा सबऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये एक टाइप बन जाती है इससे। तो फिर इनकम बॉन्ड। इनकम बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स हैं जिन पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है और रिडम्पशन कम मिलती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है और रिडम्पशन वैल्यू यानी जो जब वापसी होगी इसकी, तो वो वापसी कम की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसी के साथ इनकम का एक उल्टा भी होता है, और उसमें ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा लेकिन रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, उसको ग्रोथ बॉन्ड कह लें आप, इनकम एंड ग्रोथ बॉन्ड्स। तो ये याद रखिएगा कि ये इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो इनकम बॉन्ड है, और मेच्योरिटी इसमें ऑब्वियसली फिर कम मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट फिक्स्ड और वेरिएबल बॉन्ड। फिक्स्ड बॉन्ड नाम से आपको आइडिया हो रहा है, ऐसा बॉन्ड जिस पे रेट ऑफ रिटर्न यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। अब ये आपको अजीब क्यों लग रहा है, क्योंकि क्या कोई ऐसा भी बॉन्ड है जिसपे इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता? जी बेटा, होते हैं ऐसे बॉन्ड, ऐसे लोन्स भी होते हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, और उनको हम कहते हैं वेरिएबल बॉन्ड या वेरिएबल लोन। तो वेरिएबल बॉन्ड is a bond that does not have a fixed rate of interest and the interest rate varies. The interest rate varies according to the time. और आज अगर 10% है, कल को 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए,
ये भी हो सकता है कि आज आप 13 दे दें, कल को 12 हो जाए, उससे अगले साल 11 हो जाए, फिर 10 हो जाए, या बीच में कभी भी चेंज हो जाए। तो ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, यानी एक यानी थ्रू आउट द मैच्योरिटी फिक्स नहीं होता, बीच में चेंज होता रहता है। 1 साल के लिए फिक्स हो गया, फिर दूसरे के लिए हो गया अलग से। तो ऐसे बॉन्ड्स वेरिएबल बॉन्ड्स कहलाते हैं। ठीक है जी? और ये था फिक्स और वेरिएबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। फिर एक है टर्म और सीरियल का कॉन्सेप्ट। टर्म बॉन्ड ये थोड़ा नया आपके लिए। टर्म बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो एक एक ही पर्टिकुलर मैच्योरिटी के लिए इशू किया जाता है। यानी आपने इशू करते वक्त बता दिया कि 5 साल का बॉन्ड है, इसकी टर्म कितनी है 5 साल। एक और बॉन्ड है वो 2 साल का बॉन्ड है जी, उसकी टर्म कितनी होगी 2 साल। यानी वो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट है या मैच्योरिटी है वो एक ही है, एक फिक्स टर्म है, एक फिक्स टर्म है उस बॉन्ड की जिसपे रिटर्न किया जाएगा उसको। ये तो एक क्लासिक सिचुएशन है ना। थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन क्या है कि बॉन्ड की एक से ज्यादा मैच्योरिटी डेट्स भी हो सकती हैं, और ऐसे में उस बॉन्ड को हम सीरियल बॉन्ड कहते हैं। तो एक से ज्यादा टर्म्स में अगर वो मेच्योर होता है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का बॉन्ड है और आप कहते हैं जी कि 250 रुपया करके हम 4 साल में इसको रीपे करें। 250 रुपया पहले साल दे दिया, 250 दूसरे साल दे दिया, पीछे 500 रह गया, फिर 250, फिर 250, या 500 पहले दे देंगे साल में, फिर बाद में हम 500 2 साल बाद देंगे। तो बेसिकली एक नहीं, एक से ज्यादा मेच्योरिटी डेट्स होंगी। ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी उसी तरह फिर दोबारा कैलकुलेट होगा, रिकैलकुलेट होगा, कम हो जाएगा इंटरेस्ट। बट सीरियल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें मेच्योरिटी डेट एक से ज्यादा हो। ठीक है जी, ये बात क्लियर है बेटा? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछते रहे। मैं जरा जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैंने ये सिलेबस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं, ठीक है? अच्छा जी, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है जंक बॉन्ड। अच्छा, ये भी बड़ी मजे की चीज है। जंक मजे की क्यों है? क्योंकि जंक हमें पसंद है जी। जंक फूड हो या कोई भी चीज हो, गंद तो हमें पसंद है। तो आप लोगों ने अभी जंक बॉन्ड का ना आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कभी ये चीज देखी है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है, कोई बता सकता है जी? ये बॉन्ड्स की टाइप्स हैं। हैं जी? इन्वेस्टमेंट ग्रेड। सर हाईली रिस्की बॉन्ड्स आई थिंक जंक बॉन्ड्स होते हैं, इनमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न। यार आप लोग इनको जो सो जाते हो ना। तो इसमें वेरी का होता है। चलें जी, ठीक है, मुझे लगता कोई भी नहीं है क्लास में इस टाइम, तो मैंने तो पढ़ाना है। इसको बेटा हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, ये है क्रेडिट रेटिंग। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, अब बोले। अच्छा सॉरी, वो मेरा यहाँ से मेरा ख्याल स्पीकर म्यूट था। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, मुझे लगा आप लोग सो रहे हैं सब। मैं तो उस वक्त से यही सोच के पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चलें जी, ये क्या है? इसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। अगर किसी ने इस दौरान क्वेश्चन किया है तो वो दोबारा कर ले, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आई थी। अगर आपने अभी तक लेक्चर में कोई क्वेश्चन किया था
तो बेटा अभी पूछ लें, मुझे आवाज नहीं आई थी, आई एम सॉरी, वो पूछ सकता है, ठीक है। चले जी, ये है क्रेडिट रेटिंग। इसमें ये किसकी है, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ठीक है। अब इसका मतलब है कि कौन सी कंपनी या मुल्क भी इवन आपका लोन पे करने की और इंटरेस्ट पे करने की सलाहियत कितनी रखते हैं, ये बेसिकली उनकी लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट की सलाहियत है। अब इसमें जो ट्रिपल ए रेटिंग है ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट मींस दैट दिस कंपनी कैन इजीली पे ऑफ योर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कह रहा हूं, कैन इजीली पे ऑफ योर debt and can also pay interest, और ये हमेशा से करती आई है, इसका पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो इसकी ट्रिपल ए रेटिंग है। डबल ए उससे थोड़ा कम, लेकिन ये भी बहुत स्ट्रांग है। ए, ट्रिपल बी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सी पे आ जाते हैं, और फिर डी। डी का मतलब है डिफॉल्ट रिस्क, यानी ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो बस अभी गई के गई, ऊपर वाली रिस्की है। तो ये बेसिकली ये वाली लेस रिस्की है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिस्क बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये बात याद रखिएगा कि रिस्क अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली रिटर्न भी इस पे बढ़ेगा, इस पे रिटर्न भी बढ़ेगा। अब जंक बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पे आता है? जंक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिस पे रिस्क ज्यादा है, जिस पे रिस्क ज्यादा है और ऑब्वियसली रिटर्न भी ज्यादा है। वो कौन से बॉन्ड है? तो एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, रूल तो नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये यानी डबल बी और उससे नीचे के बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स कहलाते हैं जंक बॉन्ड्स। यानी ये कचरा है, रिस्की है बहुत ज्यादा, आगे इन्वेस्ट करना आपकी मर्जी है, ये नहीं कि आपको डिस्करेज किया जा रहा है, ऑब्वियसली रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। और इसी तरह ये जो बॉन्ड्स है, यानी ये जो ट्रिपल बी या उससे ऊपर के बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स कहलाते हैं जी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। अच्छे बॉन्ड्स हैं ये इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, यानी इन्वेस्ट करना है तो इन पे करें, निचले वाले पे कुछ है। बट ऑब्वियसली ये बात आपने ज़हन में रखनी है, रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चल रहा है। हाँ जी, अब आ रही है बेटा आवाज? यार ये पता नहीं, शायद इंटरनेट की वजह से ही ऐसा होता है, कोई इंटरनेट का बीच में सिग्नल का इशू आता है, तो शायद ये आवाज मेरी कम होगी। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो डबल बी से नीचे के बॉन्ड्स हैं डी तक, ये जंक बॉन्ड्स है, कूड़ा, इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि ऊपर वाले जो बॉन्ड्स हैं ट्रिपल बी या उससे ऊपर, ये इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नीचे वालों में इन्वेस्ट ही नहीं करना, उनमें रिटर्न भी ज्यादा है, ये आपका फैसला है। ये तो वैसे ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P हो गई, मूडीज हो गई, तो ये आपको वैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं, आपकी अपनी मर्जी है आगे, ठीक है। तो ये रेटिंग S&P की है। अब याद रखें ये S&P की है, इसका मतलब है कि और भी एजेंसीज हैं, जिस तरह मूडीज है, मूडीज भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसकी थोड़ी डिफरेंट होती है, A+ आ जाता है, A1 आ जाता है, इस तरह करके उसकी थोड़ी डिफरेंट है। उसके लिए जंक बॉन्ड्स
अलहदा। बेसिकली जंक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? हाई रिस्क बॉन्ड, तो बॉन्ड्स विच हैव अ हायर रिस्क, एवरेज या उससे ज्यादा रिस्क हो, तो वो जंक बॉन्ड्स कहलाते हैं। और जो लो रिस्क बॉन्ड्स होते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। ये बस याद रखिएगा जंक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, फिर चलो जी, फिर एक और बड़े मजे के बॉन्ड्स आ जाते हैं, और वो है फॉरेन बॉन्ड्स या यूरो बॉन्ड्स, ठीक है। ये यूरो बॉन्ड आप सुनते आए हैं, खबरों में भी अक्सर सुनते आए होंगे, बड़ा मजे का नाम लगता है, ठीक है। और यूरो बॉन्ड का क्या मतलब है? कोई बता सकता है जी यूरो बॉन्ड का मतलब? अब तो आवाज खुली हुई है, अब आपके पास बहाना नहीं। Bonds are denominated in domestic currency. हाँ जी, Bonds are denominated in the domestic currency. मतलब एग्जांपल बताइए, तो आपने गूगल कर लिया, मतलब नहीं, बताएं। जो मतलब domestic currency, जैसे कि मेरी पाकिस्तान में मैं रहती हूँ, मैं पाकिस्तान की करेंसी में ही बॉन्ड को इशू करूँ, तो वो होते इधर हैं यूरो बॉन्ड। इधर कहीं भी अगर मैं इशू करूँ, मतलब अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में भी इशू करूँ, तो मैं अपनी करेंसी में इशू करूँ। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने। यूरो बॉन्ड जो है, यूरो बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो आप इशू करेंगे एक फॉरेन मार्केट के अंदर, लेकिन अपनी लोकल करेंसी में। मींस आप क्योंकि पाकिस्तानी है, तो आपके लिए फॉरेन कंट्री इज एनी कंट्री अदर देन पाकिस्तान। वो अफगानिस्तान भी हो सकता है, वो अमेरिका भी हो सकता है, इंडिया, यूके, कुछ भी हो सकता है। आप किसी और मुल्क में गए, फॉर एग्जाम्पल यूएस में गए, आप अमेरिका गए, और वहां आपने रुपी में बॉन्ड इशू कर दिया, तो ये बॉन्ड यूरो बॉन्ड कहलाता है। अब वहां पे जो इन्वेस्टर मार्केट है, लोग ऑब्वियसली देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, आपकी क्रेडिट रेटिंग देखेंगे, आपका क्रेडिट चेक करेंगे एक्सेट्रा, फिर फैसला करेंगे कि इन्वेस्ट करना है आपकी कंपनी में या नहीं। बट जो यूरो बॉन्ड है, दैट इज अ बॉन्ड इशूड इन अ फॉरेन मार्केट इन द लोकल करेंसी। अमेरिका जाके आप रुपी के अंदर बॉन्ड इशू कर दें, तो ये यूरो बॉन्ड कहलाएगा। इसके ऑपोजिट फॉरेन बॉन्ड है, या फॉरेन बॉन्ड क्या होगा कि आप किसी और मुल्क में गए और आपने उसकी लोकल करेंसी में, यानी उस मुल्क की करेंसी में बॉन्ड इशू किया, तो ये फॉरेन बॉन्ड कहलाएगा। यानी फॉर एग्जांपल, आप अमेरिका गए और आपने अमेरिका में डॉलर में बॉन्ड इशू किया, ठीक है, तो ये फॉरेन बॉन्ड कहलाएगा। तो यूरो और फॉरेन में फर्क क्या है कि करेंसी जो है वो आपकी होगी या दूसरों की होगी। तो अगर अपनी करेंसी है तो यूरो बॉन्ड है, अगर फॉरेन करेंसी दूसरे की करेंसी है तो वो फॉरेन बॉन्ड। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन इसका यही हल है कि करेंसी देखी जाए आपकी अपनी है या दूसरे की है। चलो जी, नेक्स्ट इज फाइनली, और भी बहुत सी टाइप्स हैं बेटा, आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन जो डिस्कस करने वाली है वो फाइनली है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, एंड कूपन मींस इंटरेस्ट, and zero coupon means zero interest. This is a bond in which there is no interest. इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भाई फिर क्या है? इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि नंबर वन, ये 1 साल से कम अरसे का होता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर, ज्यादा भी हो सकता है, बट ये 1 साल से कम अरसे का होता है। और इस पे क्योंकि साल इंटरेस्ट के लिए तो आपको साल रखना पड़ेगा अपने लिए, वो भी जरूरी नहीं, बट स्टिल एक जो नॉर्म है। तो ये बॉन्ड पे फिर रिटर्न क्या होगा? बेटा इसका रिटर्न भी बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉन्ड आपने इशू किया 1000 पार पे, और इस पे है 0% इंटरेस्ट, और ये है 6 मंथ्स का। भाई इस पे फिर मिलेगा क्या आपको बीइंग एन इन्वेस्टर? आपकी जो रिडम्पशन है वो पार वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, यानी आपको 100 रुपीज पर बॉन्ड इन 6 मंथ्स रिटर्न मिल जाएगा।
तो आपका रेट नहीं फिक्स, बल्कि आपकी जो रिटर्न की अमाउंट है वो फिक्स्ड हो जाती है, और उसको हम कहते हैं रिडम्पशन वैल्यू। So basically the return on this bond is the excessive 100 rupees of redemption value. वरना बॉन्ड इज यूजुअली रिडीम्ड एट पार वैल्यू पे इसको रिडीम किया जाता है, लेकिन उसमें फिर इंटरेस्ट दिया जाता है कि इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, या डिस्काउंट पे भी हो सकता है रिडीम कर दिया जाए, लेकिन इस केस में आपको रिडम्पशन प्रीमियम पे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे और कोई रिटर्न नहीं है एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन। ठीक है, तो ये बॉन्ड जिसपे इंटरेस्ट रेट नहीं होता बट स्टिल रिटर्न होता है, इंटरेस्ट रेट जीरो का मतलब ये नहीं कि इस पे रिटर्न भी नहीं है, इस पे रिटर्न है, एंड दैट रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा रिडम्पशन वैल्यू। चलेंगे, ये थे बेटा टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए। हाँ सर, ये जो जीरो कूपन होगा इस पे कोई रिस्क नहीं होगा, रिस्क फ्री है ये? नहीं नहीं बेटा, ये इस पे भी रिस्क होता है। देखिए, पहली बात ये कि रिस्क फ्री की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है। रिस्क तो हर जगह होता है, कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, ये रिस्क तो हर जगह होता है, ठीक है। और रिस्क की इतनी टाइप्स आपने पढ़ी होंगी इन्वेस्टमेंट के अंदर, आई बिलीव सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक रिस्क पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। हाँ यस सर। हाँ, तो वो रिस्क तो हर एक में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि डेट में तो ओवरऑल ही रिस्क कम है। आप अगर किसी को डेट दे रहे हैं तो इसमें तो ओवरऑल ही रिस्क कम है एज कंपेयर टू इक्विटी या कोई भी, क्योंकि उसके पीछे एक लीगल बैकिंग मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है। अब स्पेसिफिकली अगर आप बात कर रहे हैं इसकी जीरो कूपन बॉन्ड की, तो इसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा बाकी बॉन्ड से। क्यों? उसकी एक रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसकी मेच्योरिटी भी छोटी होती है। इसकी मेच्योरिटी थोड़ी है, वो कुछ महीनों की मेच्योरिटी होगी या 1 साल से कम अरसे की मेच्योरिटी होगी। इस केस में आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी मैं ये बात बता रहा हूँ, या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म को प्रिडिक्ट करना इजी होता है कंपैरेटिवली। जितना बॉन्ड की टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, उतना वो बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए रिस्की होता जाएगा, क्योंकि उतनी अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें जीरो कूपन में अनसर्टेनिटी कम होती है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये रिस्क इसमें कम है कंपैरेटिव। ओके सर, ठीक है। इनकम बॉन्ड बेटा एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, ठीक है। वो इनकम के लिए होता है, यानी कि हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल जाए, मेच्योरिटी बेशक कम मिल जाए, तो इंटरेस्ट रेट इसमें ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं और इंटरेस्ट रेट इनमें कम होता है जी। और जी, चले जी, अब अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो है इक्विटी का।